पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी जी। भोपाल सिंह खदरी जी युवा वर्ग के लिए, जो बेरोजगार वर्ग है, उनके लिए एक अच्छी खबर इनकी तरफ से आ रही है। इसलिए पंजाब केसरी ने सोचा कि एक्सक्लूसिवली सारे मुद्दों पर इनसे बातचीत की जाए। खदरी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। खत्री साहब, सबसे पहले सवाल यही लूँगा कि जिस प्रकार से भर्तियां बम्पर भर्तियां होने जा रही हैं, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, कौन सी भर्तियां हैं और कब तक हो जाएंगी, क्या उसका मापदंड रखा गया है? हमारे पास हरियाणा सरकार की तरफ से 31,998 यानी कि लगभग 32,000 पोस्टें सी क्लास के लिए आ गई हैं और जिसका हमने विज्ञापन भी कर दिया था और हमने पोर्टल खोल दिया है 5 मई तक के लिए कि इन पोस्टों में अगेंस्ट जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ हमारे पास 7,441 टीजीटी के जो 11 सब्जेक्ट हैं उनकी भर्ती है और उनकी परीक्षा 29-30 अप्रैल और 13-14 मई को होने जा रही है। इसके साथ साथ हमारे पास 5,000 मेल कांस्टेबल और 1,000 फीमेल कांस्टेबल की रिक्विजिशन आई है। अभी सिर्फ मांग पत्र आया है, अभी रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं आए कि हमने किस तरह से भर्ती करनी है और भर्ती का सीक्वेंस क्या होगा, कि हमने दौड़ पहले करानी है, एग्ज़ाम पहले कराना है या पीएमटी पहले करानी है। इस तरह के रूल डीजीपी की साहब की तरफ से आने वाले हैं। होम सेक्रेटरी के साइन हो गए हैं और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के भी लगभग साइन हो गए हैं उस फाइल पे। तो ये पुलिस की हैं और डी क्लास की लगभग 12,000 पोस्टें हमारे पास हैं, 11,794। इस तरह से लगभग 60,000 पोस्टों के लगभग हमारे पास जो एचएसएससी के पास अभी आई हुई हैं और 32,000 का पोर्टल हमने खोल दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 31 दिसंबर 2023 तक ये 60,000 भर्ती हम लगभग संपन्न करके इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। इसमें अगर आपको मोटे मोटे रूप से याद हो कि विभागों के हिसाब से कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिनकी तरफ से सर्वाधिक वैकेंसीज सूची भेजी गई? क्लर्क हैं हमारे पास लगभग 2,000, अकाउंटेंट हैं, स्टेनोग्राफर हैं, टैक्सेशन इंस्पेक्टर हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, ग्राम सचिव हैं, पटवारी है, कैनाल पटवारी है, आईटीआई के इंस्ट्रक्टर्स की कुछ पोस्टें हैं। इसी तरह से काफ़ी विभागों की अकाउंटेंट हैं की पोस्टें हैं हमारे पास, असिस्टेंट मंडी सुपरवाइज़र की हैं, सोशल वेलफेयर एवं पंचायत ऑफिसर्स की पोस्टें हैं। इस तरह से काफ़ी डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास लगभग 403 कैटेगरी की 32,000 पोस्टें आ गई हैं जिनका पोर्टल शुरू हो गया है। 31 दिसंबर 2023 तक का तो आपने अपना लक्ष्य बताया। इसके बाद अगली प्रक्रिया के लिए, क्योंकि जो सीईटी है वो अभी से लेना शुरू करेंगे, चाहे वो ग्रुप सी के लिए हो या ग्रुप डी के लिए हो, उनको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? ग्रुप सी का दोबारा सीईटी कब तक संभावित है, क्योंकि बच्चे, युवा वर्ग आपकी तरफ देख रहा है? अभी हम ग्रुप डी का जो पोर्टल है वो अगस्त में एक बार फिर से खोलने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास 10,54,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सी और डी में कॉमन हैं। तो कुछ बच्चों की और सरकार की भी इच्छा है कि ये पोर्टल दोबारा से खोल दें और नए जो फ्रेश बच्चे जिन्होंने मैट्रिक की है या +2 की है वो भी इसमें शामिल हो जाएं। तो अगस्त में हम ये पोर्टल एक बार डी के लिए फिर से खोल लेंगे और सितंबर अक्टूबर तक का डी का एग्ज़ाम लेंगे और जो सी का नए सिरे से जो 23 का हमने सीईटी लेना है वो नवंबर में हम लेंगे। और अब की बार जो सी और डी का जो वो है वो एक ही साथ होगा। अब की बार 2 हो रहे हैं 2022 के लिए, 2023 के लिए सी और डी का एक ही एग्जाम होगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी के सीईटी जिस एजेंसी से आपने करवाए, क्या आप उनकी वर्किंग से पूर्णतः संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल। एनटीए ने की है और एनटीए ने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया है, जितनी हमने उम्मीद भी नहीं थी। आपने खुद देखा होगा कि कहीं से भी कोई इसकी अनफेयर या नकल की कोई घटना ऐसी नहीं हुई और सरकार ने भी जो सहयोग किया, पहली बार बस को फ्री किया है और कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखा है। इसके लिए
एनटीए का भी और सरकार का भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। युवा वर्ग जो अभ्यर्थी जिनको कहा जाता है, उनसे हमारी चर्चा होती रहती है। आपको एक अच्छा इंसान, बढ़िया बुद्धिजीवी, सुशिक्षित वर्ग का प्रतिनिधि मानते हैं, वो आपका रिगार्ड करते हैं, लेकिन वो यहाँ की व्यवस्था जो है कर्मचारी चयन आयोग की, इसके शुद्धिकरण की बात भी करते हैं। ऐसा क्यों है? देखो, जब इतना बड़ा इवेंट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। अब जैसे हमने स्क्रूटनी करनी पड़ती है, 45 से 60 कमेटियां हमारी बैठ के स्क्रूटनी करती है, तो किसी न किसी डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी तो रह जाती है, ह्यूमन नेचर है। टेक्निकल अभी हमारा पोर्टल शुरू हो रहा है, तो हमने ऐसे राइडर लगाए हुए हैं कि जिसकी कोई क्वालिफिकेशन पूरी ही ना करे, वो अप्लाई ही ना कर पाए, तो उसके बावजूद भी कहीं एक्सपीरियंस को लेके या इक्विवेलेंट को लेके इस तरह की प्रॉब्लमें आना तो स्वाभाविक है। तो इतना बड़ा टेक्निकल का पोर्टल का ज़माना है, तो कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। अगर इसके अलावा चर्चा की जाए सीईटी की, जो क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी हैं जितने भी हैं, क्या मेंस के एग्ज़ाम्स के अंदर इन सभी को मौका मिलेगा? हाँ, क्वालिफाइड को हमने फार्म भरने का मौका दिया है और अगले टेस्ट के लिए है हम 4 गुना बुलाएंगे, जो सीईटी का अभी तक का हमारे पास ड्राफ्ट सरकार ने बना के भेजा है। सीईटी का दोबारा मेंस का एग्ज़ाम कब तक संभावित हो सकता है? ये युवा वर्ग क्योंकि जुड़ा रहता है तो पूछता रहता है। हमने 13 मई से एग्ज़ाम शुरू करने थे, तो टीजीटी का हमारा 13 और 14 मई को हो गया, और इसी तरह से 21 तारीख को एचपीएससी का एचसीएस का जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है वो निर्धारित हो गया, और मई में हमने 6-7 मई को निर्धारित किया था एग्ज़ाम। वहाँ पे एनटीए का नीट का पेपर आ गया, तो इसलिए जो हमारे एग्ज़ाम हैं जो 63 ग्रुप में हम लेने जा रहे थे, वो अभी लगभग 10-15 दिन या 2 हफ्ते लेट होंगे, और हम इन सारे का रीशेड्यूल करने जा रहे हैं। पर हमारे लिए खुशी की बात यह है कि 1.5 महीने की जो छुट्टियां स्कूल में पड़ती हैं जून में, वो जून हमारे लिए पूरा का पूरा खाली है, तो हमने वैकेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो एग्ज़ाम का काम है ये हम जून में पूरा संपन्न करा लेंगे। एक बच्चे ने सीईटी का जब अप्लाई करने का वक्त आता है, अप्लाई किया, तब वो ग्रेजुएट है, मीनवाइल वो आगे पढ़ता रहा, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, क्या ऐसी व्यवस्था उसके जो डिग्री है उसको दोबारा से पोर्टल पर जाकर वो संशोधित कर सकता है कि अब वो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। सीईटी की हमारी शर्त सिर्फ +2 थी, क्योंकि ये हमारा क्वालिफाइंग टेस्ट था। अब वो पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन तो जो अपडेट है या जो क्वालिफिकेशन असेंशियल है उसकी पोस्ट के लिए, उसकी डिमांड तो अब हमने की, अब कर रहे हैं हम। तो अब वो जो पोस्ट के अगेंस्ट भर रहा है वो अपनी क्वालिफिकेशन भर सकता है जो उसने हायर प्राप्त कर ली है। वैसे तो सिलेबस की जानकारी ऑलमोस्ट आपने देने की कोशिश की है, जो दर्शकों को आप बताना चाहेंगे सिलेबस की उपलब्धता कैसे रहेगी, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा? हमने जो 64 ग्रुप बनाए हैं सबका सिलेबस हमने डिस्प्ले कर दिया है और बच्चों को बता दिया है इस तरह का सिलेबस आएगा, तो सारे ये सारा चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब कुछ बच्चों की इंक्वायरियाँ थी, कोच के लिए उन्होंने कहा था कि आपने हार्ड जो सिलेबस किया है उसको हमने इजी कर दिया है। एक स्टैटिकल जो पोस्टें हैं उसमें कहा था कि आपने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा रख दिए हैं, उसको भी हमने काट के स्टैटिक्स के ज़्यादा कर दिए हैं। तो जितने बच्चों के सुझाव हमारे पास आए हमने लगभग मान्य हैं, एक्सपर्ट को भेजे हैं, जो एक्सपर्ट को अच्छा लगा और हमको भी जचती थी बात, हमने बच्चों की बात को खुले दिल से स्वीकार किया है। वैसे तो जो अभ्यर्थी हैं इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि वो आपको फ़ोन कॉल पर, लैंडलाइन पर, व्हाट्सएप पर कोई जानकारी चाहें तो आपके माध्यम से उपलब्ध होती रहती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी क्वेरीज रहती हैं। कई क्वेरीज वो हमारे माध्यम से भी आप तक पहुंचाते हैं, वो आपके जो जवाब होते हैं हम उन तक देते हैं। जो विशेषकर से अगर बात की जाए, जो वेबसाइट है उसको लेकर कई बार समस्या आती है कि वेबसाइट प्रॉपर काम नहीं करती। ऐसी स्थिति के लिए समाधान के लिए कोई टोल फ्री नंबर हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमने जो पोर्टल खोला है अभी तक कोई ये नहीं आई कि बिजी है आपका पोर्टल या हैंग हो गया पोर्टल। कुछ बच्चों की इंक्वायरी है, उसके लिए हमने 3 हेल्पलाइन नंबर दिए हैं और हेल्पलाइन में उसकी समस्या का साथ के साथ समाधान होगा। अगर साथ के साथ भी समाधान नहीं होगा तो उस बच्चे का
मोबाइल नंबर नोट करेगा हेल्पलाइन वाला, और वो हायर अथॉरिटी यानी चेयरमैन या सेक्रेटरी या हमने एसीएस किसी डिपार्टमेंट का, उससे पूछ के हम इस समस्या का क्या हल हो सकता है, उस बच्चे को उसके फ़ोन पे रिप्लाई करेंगे और फिर बताएंगे कि फार्म तू इस तरह से भर सकता है, कोई समस्या नहीं आएगी बच्चों को। क्लर्क भर्ती पिछले दिनों जो हुई, काफ़ी लंबे समय से प्रोसेस चला। जनरल भर्ती को लेकर बाद में जो क्रम शुरू हुआ, उसमें लेकर कहीं ना कहीं जो आरटीआई एक्टिविस्ट है श्वेता डुल्लो और ऐसे लोग जो हैं, उन्होंने लाइव आकर भी कई चीज़ें कही, तो उनका क्या समाधान किया गया और किस तरह से व्यवस्था हुई? नहीं नहीं, एक बच्चा जो एससी का बच्चा था उसका जनरल में सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि उसके नंबर जनरल की कट ऑफ से ऊपर थे, और उस बच्चे ने इत्तेफाक से जिस डिपार्टमेंट जो अलॉट हुआ था उसको, वहाँ उसने ज्वाइन नहीं किया, तो उस डिपार्टमेंट ने वहाँ पर जनरल की बजाय एससी को ही दोबारा से सर्विस दे दी। हमारे पास सिर्फ एक केस था, अगर एक्टिविस्ट के पास कोई केस है या कैंडिडेट के पास इस तरह के केस हैं तो वो आकर एप्लीकेशन दें, उनकी समस्या का हल करेंगे। सिर्फ एक कैंडिडेट का ऐसा हुआ था, तो जनरल का उठाना चाहिए था उन्होंने वेटिंग से, उन्होंने गलती से ही एससी का उठा लिया, क्योंकि वो कैंडिडेट जो पहला कैंडिडेट था वो एससी था, जनरल में जंप कर गया था। सिर्फ एक केस हुआ है, और इतना बड़ा लाइव आके वो लोगों को गुमराह करने की बात है। मैंने तो खुद फ़ोन पे उनको ये कहा है कि अगर आपके पास ऐसा कैंडिडेट है कोई, तो मैं उसका समस्या का समाधान करूँगा। पुलिस भर्तियों को लेकर 40-45 कमेटियां बनाई गई, कई फादरलेस बच्चे थे जिनकी सिलेक्शन में 5 नंबर की गड़बड़ हुई, या कुछ बच्चों के फादर जीवित थे उनको फादरलेस दिखाया गया। ये मामले भी आपके संज्ञान में आए होंगे? नहीं, जीवित का फादरलेस का नहीं है, वो मामला ये है कि कुछ बच्चों को 45 कमेटियाँ हमने बनाई, तो हमने उस टाइम ऑर्फन के नंबर थे, ना कि फादरलेस के। फादरलेस कोई सर्टिफिकेट लेके आ गया, ऑर्फन का लेके आ गया, इवन वो डेथ सर्टिफिकेट लेके आ गया अपने माँ बाप का। तो हमारी कमेटी से कुछ गलतियां हुई हैं कि हमने कुछ बच्चों को नंबर दे दिए हैं और कुछ ही सिमिलर केस में बच्चों को नहीं दिए हैं। हमने कोर्ट में जाके ये बात माफ़ी मांगी है कि हमारी स्क्रूटनी जो कमेटियाँ थी 45 कमेटियाँ, जिसके जो शायद इंस्ट्रक्शंस हमारी क्लियर नहीं थी या जो समझने में उनके गलती रही है, तो उन्होंने कुछ बच्चों को ऐसा को नंबर दे दिए जिनको नहीं मिलने चाहिए थे, और जिनको मिलने चाहिए थे उनको नहीं दिए। तो हमने पूरी की पूरी पोजीशन मान्य अदालत में बताई, यार अपनी गलती मानी है हमने। सीईटी को लेकर जो है जिस प्रकार से रैंक वाला जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है? रैंक का रिजल्ट जब हम 4 टाइम चूज करेंगे तो उस टाइम बताएंगे कि आपका रैंक क्या है। सरकार को सीईटी दोबारा लेने के लिए कोई आपने पत्र लिखा हाल ही में? नहीं, वो उन्होंने पहले से ही बनाया हुआ है कि हम प्रत्येक जो ईयर है उसका अक्टूबर और नवंबर में सीईटी लिया करेंगे, तो उन्होंने अक्टूबर और नवंबर पहले ही निर्धारित कर रखा है, इस बाबत लेटर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। हरियाणा के बाहर के अभ्यर्थियों को 5 नंबर मिलने की खबर आ रही है, कितनी का अधिकारी का, एक तो ये पुष्टि या ये सूचना गलत है, एक तो इसका अगर ऐसा कुछ है तो व्यक्तिगत रूप से आप इस चीज़ को कितना उचित मानते हैं? नहीं, देखिए इस तरह का कोर्ट में केस था कि कुछ बच्चे जो आउट ऑफ स्टेट थे उन्होंने कहा कि ये सोशो इकोनॉमिक के नंबर सिर्फ हरियाणा वालों को देते हैं, बाहर वालों को नहीं देते, जो मौलिक अधिकार के खिलाफ है। तो ये हमारी जजमेंट कोर्ट की है, ना कि सरकार की, ना ही आयोग की। तो हमने तो कोर्ट के आदेश की पालना करनी पड़ती है, पर इससे कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सीईटी में देखा है कि लगभग 3-3.25 हज़ार ही बच्चे जो है आउट ऑफ स्टेट वो पास हुए हैं। अगर उन सब को हम ये मान लें वो 4 गुणा में आएंगे, नहीं आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने बाहर होंगे, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि बाहर के लोग लगेंगे, ऐसा नहीं है। हमने कोर्ट के आदेश की पालना करनी थी, वो हमने कर दी है। इसके अलावा जो ये तैयारी है बच्चों की भर्ती के लिए, इसको पूर्णतः पारदर्शिता निष्पक्ष रखा जाए, इसके लिए क्या व्यवस्था है? हमारे 2 साल हो गए हमारे आयोग को, हमने पूरी तरह पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता दी है, और आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे। तो आपने पिछले 2 सालों में देखा होगा कि कोई हमने भेदभाव या मेरिट को इग्नोर किया हो, तो ये तो सवाल अब ख़त्म हो गया है कि कैसे ईमानदारी से करेंगे, योग्यता से करेंगे, पारदर्शिता से करेंगे। ये तो हम करेंगे ही, पिछले 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल क्यों, पिछले 8 साल से कर रहे हैं।
और इसमें सिलेबस को लेकर बच्चों को जो भ्रांतियां रहती हैं, सिलेबस में या क्या हरियाणा का जनरल नॉलेज 1/3 जैसा और स्टेट में प्रोविजन है, किसी में 40% है, किसी में 30% है, कोई क्राइटेरिया रखा गया कि हरियाणा इतना जनरल नॉलेज पूछा जाएगा या हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चंस? नहीं, हमने अपने सिलेबस में बता दिया है, हमने अपना सिलेबस सार्वजनिक कर दिया है और सब ग्रुपों में हम क्या क्या सिलेबस होगा ये हमने निर्धारित करके बच्चों को बता दिया है। अब ये क्वेश्चन नहीं, कोई राइज ही नहीं करता एक क्वेश्चन, हमने सब कुछ बता दिया है बच्चों को। राजस्थान जो सीईटी के एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ 15 गुना बुलाने की व्यवस्था की गई है, उत्तर प्रदेश में 30 गुना मुख्य परीक्षा में शामिल होने की। तो इस तरह की चीज़ें आपके नोटिस में आ रही होंगी, हरियाणा के लिए आ गए, धीरे डे बाई डे कुछ सुधार होंगे। पॉलिसी मैटर है, इसके ऊपर सरकार को निर्णय करने होते हैं और उन्होंने अब सीईटी में जो है 4 टाइम का निर्णय किया हुआ है, किस प्रदेश में क्या है, ये सारी बातें सरकार के संज्ञान में हैं। तो इस बात के ऊपर अगर कोई विचार करना है तो सरकार को करना है। अब ये 4 टाइम है, इसमें कोई ना तो संदेह मेरे को ना बच्चों को होना चाहिए और ना ये अभी बार बार कहने की बात है, क्योंकि ये सीईटी का ड्राफ्ट है, कानून बन चुका है। अब ना सरकार भी अगर चाहे तो वो यू टर्न नहीं ले सकती। तो अभी ये 4 टाइम ही है, किस प्रदेश में क्या है, सब सरकारों को अपना अपना काम करने का तरीका अलग अलग है। जिस तरह से विवादों का एक साथ रहता है जब भी कोई परीक्षाएं होती हैं, कहीं ना कहीं कोई पेपर लीकेज, कोई ये चीज़ें, इनको रोकने के लिए निसंदेह अब तो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से व्यवस्था बना ली होगी। नहीं, कोई विवाद नहीं, तो पिछले 2 साल से कोई विवाद नहीं है और अगर पेपर लीक की कोई घटना ही नहीं हुई आज तक। पुलिस को अगर छोड़ दें, कोई छोटी मोटी चीटिंग की घटना हो जाती है, व्हाट्सएप पे किसी ने फ़ोटो खींच के बाहर कर दिया या वहाँ एक दूसरे को बता दिया, या विजिलेंटर जो है वहाँ ड्यूटी कर रहा है टीचर, उसने किसी बच्चे की हेल्प कर दी, इस तरह की घटनाएं हुई हैं कहीं कहीं, उन पे भी हमने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। हम नहीं चाहते कि कोई किसी भी छोटी भी वो हो, तो इस तरह का कोई अब तो मतलब ही नहीं है इस बात का कि कोई। और अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी बेरोजगार युवा वर्ग को क्या मैसेज देंगे, किस तरह से उन्हें एक तरह से सुरक्षा कवच देंगे कि कोई यहाँ गलत काम नहीं होने दिया जाएगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारा पोर्टल खुला है, जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो इंस्ट्रक्शंस को और सारी चीज़ को बड़े गौर से देख के तभी भरें। और ये पहला एक्सपेरिमेंट है हिंदुस्तान में धरनी जी कि एक ही फार्म में एक कैंडिडेट 50 से अधिक पोस्टें भर पा रहा है। तो ये हमारे लिए भी एक चैलेंजेबल था और कैंडिडेट के लिए भी था। सब बच्चों से, युवाओं से जो इस कतार में हैं वो बड़े ध्यान से इस फार्म को भरें, क्योंकि गलती जो हो जाती है जब कोई ऑनलाइन कोई चीज़ होती है, वो गलती सुधारने का मौका फिर नहीं होता, क्योंकि लास्ट डेट को 11:59 पे पोर्टल बंद हो जाता है और उसमें कोई एडिट या डिलीट करने की कोई संभावना ही नहीं होती। अगर हम बच्चों को करेक्शन करने का मौका देंगे तो वो अपने जो सीईटी में डाटा दिया है उसने कहीं वहाँ से छेड़छाड़ ना कर दे, इसलिए करेक्शन का मौका भी नहीं देंगे। आपके माध्यम से मेरी उन सभी कैंडिडेट्स को प्रार्थना है कि सब कुछ जांच के अपना फार्म भरें और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता से और योग्यता से भर्ती होगी। उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो इस कतार में हैं। यानी 60,000 भर्तियां 31 दिसंबर तक? बिल्कुल, 31 दिसंबर 2023 तक 60,000 से भी ज़्यादा भर्ती कर चुके होंगे हम। धन्यवाद। तो ये हैं भोपाल सिंह खदरी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी से सब कामों के दायित्व का निर्वाह तो कर ही रहे हैं और आश्वासन भी दे रहे हैं यूथ को, बेरोजगारों को, अभ्यर्थियों को कि वो भरोसा रखें, मेहनत करें, मेहनत के माध्यम से अपने रास्ते ढूंढें। हरियाणा ने सीईटी की परीक्षा लेकर एक एग्जाम्पल सेट किया, कई स्टेट इसको फॉलो भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में 31 दिसंबर 2023 तक 60,000 से अधिक भर्तियां हरियाणा में होने जा रही हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।